आज हम स्टेशनरी व मूविंग चार्जेस के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका अध्ययन करेंगे। इस यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक है वह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि यदि बहुत सारे चार्ज कहीं हों तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसका स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी आवेश की स्थितिज ऊर्जा उस आवेश को अनंत से उस प्रिस्क्राइब्ड स्थान तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। यदि हम असेंबली ऑफ चार्जेस की बात करें, यानी कि कहीं पे दो आवेश उपस्थित हों, तो उन दो आवेश के जो सिस्टम है या तंत्र है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हम सर्वप्रथम कैलकुलेट करते हैं। तो दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय के लिए उन आवेशों को उन स्थितियों पर जहाँ पे वो स्थित हैं, यहाँ पे वो आ चुके हैं, स्थितियों पर अनंत से लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 व दूसरा आवेश Q2 है। प्रथम आवेश Q1 का स्थिति सदिश R1 है और दूसरे आवेश का स्थिति सदिश R2 है। तो निश्चित रूप से जब हम प्रथम आवेश को उसकी स्थिति R1 तक लेके आए तो उस स्थिति में हमें कोई भी कार्य करना नहीं होगा, क्योंकि वहां पहले से ही कोई क्षेत्र उपस्थित नहीं है। परंतु जब दूसरे आवेश को हम उसकी स्थिति तक लेके आए तो प्रथम आवेश पहले से ही क्षेत्र में उपस्थित है, इसलिए उसका खुद का स्वयं का विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हम इस कार्य को कैलकुलेट करते हैं। तो जो पोटेंशियल है, यह Q1 की स्थिति को मूल बिंदु पर माने तो दूसरे आवेश की स्थिति पर विभव, मतलब जो पहला आवेश है उस आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा दूसरे आवेश की स्थिति पर, वो क्या होगा, VAR2 दूसरे आवेश की स्थिति दे दी है यहाँ पे, तो V इक्वल टू K Q1 ओवर इन दोनों आवेशों की रिलेटिव जो डिस्टेंस है या रिलेटिव सापेक्षिक जो दूरी है उसका मैग्नीट्यूड। तो KQ ओवर R होता है, यहाँ पे KQ1 ओवर R1 होगा। अब Q2 आवेश को हम लेके आ रहे हैं उसकी स्थिति R2 तक, तो किया गया कार्य कितना होगा, W इक्वल टू Q2 इंटू V, यानी कि Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं तो Q2 आवेश से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट आवेश को लेके आते हैं तो वो विभव कहलाता है, और जब कंप्लीट आवेश को लेके आते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा या किया गया कार्य कहलाएगा। तो W इक्वल टू Q2V होगा, और इस प्रकार हम V का मान यहाँ पुट कर दें तो W इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ये होगा कुल किया गया कार्य। और इस R2 माइनस R1 को हम R21 लिख रहे हैं। तो यह जो किया गया कार्य है वही दो आवेशों के कारण या दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। सिमिलर यदि हमारे पास n चार्जेज हो तो n चार्जेज के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है यदि वह निकालनी है तो उसको किस प्रकार निकाला जाए, वो यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम। मान लीजिए कि अपने पास Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn n आवेशों का एक सिस्टम है, निकाय है, जिसकी हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, और इन आवेशों की जो स्थितियां हैं वो R1 R2 एंड सो ऑन Rn है। तो किसी भी आवेश को अगर मान लीजिए आप पहले आवेश को लेके आ रहे हैं
तो डेफिनेटली कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां प्रेजेंस किसी दूसरे आवेश की है नहीं, और जब वहां प्रेजेंस नहीं है तो विभव भी नहीं है, तो उस विभव के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब दूसरे आवेश को लेके आ रहे हो तो पहले के कारण विभव होगा, इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। और अगर तीसरे को लेके आ रहे हैं तो पहले आवेश के कारण भी विभव होगा, दूसरे आवेश के कारण भी विभव होगा। इन दोनों आवेश के कारण जो विभव है उस विभव के विरुद्ध हमें कार्य करना होगा। इसी प्रकार हम मान लीजिए किसी क्यू आई आवेश को, क्यू आई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो क्यू आई आवेश को उसकी स्थिति आर आई पर लेके आते हैं, तो शेष जो आवेश है उनके कारण जो विभव है उस विभव या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य का योग ही उस एन आवेश के तंत्र की स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी कि कुल जो कार्य करना पड़ेगा Wi इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Wn, और समीशन इसको लिख सकते हैं आप समीशन J इक्वल टू 1 to n I इज नॉट इक्वल टू J। ध्यान रखिएगा I इज नॉट इक्वल टू J, क्योंकि खुद के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ता, और ये समीशन जो Wj पे आ चुका है, Wj के कल है। तो कुल जो वर्क होगा वो कितना होगा, W1 कितना होगा, QI Q2 Q1 होगा, ये Q1 ओवर RI1। इसी प्रकार ये हो गया प्रथम आवेश के कारण जो विभव है उसके विरुद्ध दूसरे आवेश को या QI आवेश को लाने में किया गया कार्य। इसी प्रकार प्लस Q2 QI ओवर RI2, ये रिलेटिव पोजीशन है पहले व दूसरे और ith जो आवेश है उसकी। तो QI Q2 QI Q2 का मतलब ये हुआ कि Q2 आवेश के कारण जो विभव है वो विभव होगा दिस वन Q2 ओवर RI2, और लेके आ रहे हैं अपन QI आवेश को, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा K QI Q2 ओवर RI2। इसी प्रकार अगर आप और टर्म्स लिखना चाहें तो नेक्स्ट टर्म आएगी K QI Q3 ओवर RI3, और इस टर्म को हम Wi इक्वल टू K समेशन J इक्वल टू 1 to n, क्योंकि n आवेशों का समूह है इसलिए हमने जो समेशन लगाया है वो J इक्वल टू 1 to n लगाया है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी I और J दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि खुद के ऊपर कोई विभव नहीं होता या उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो हम इस एक्सप्रेशन को जो ये लिखा हुआ है ऊपर वाला, इसको हम समेशन फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं QI QJ ओवर RIJ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ ध्यान रखें इस प्रकार सब आवेशों को एक एक कर उनकी स्थिति तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इक्वल टू ये 1/2 समीशन I इक्वल टू 1 to n Wi, यानी कि जितने भी आवेश है उन सब आवेशों को लेके आए तो क्या होगा, यहाँ पे उन सब के विरुद्ध किए गए कार्य का योग कर दीजिएगा तो ये कुल आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1/2 लगाना होगा। अब 1/2 क्यों लगाते हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो समस्त कार्य को हम क्या लिखेंगे, W इक्वल टू 1/2 समेशन J इक्वल टू 1 to n I इज नॉट इक्वल टू J K QI QJ ओवर RIJ। और ये 1/2 इसलिए आया है क्योंकि इसमें जो हम देख रहे हैं ये टर्म, इसमें QI QJ ये 2 बार रिपीट होगी, क्योंकि I और J आवेशों का जो युग्म है वही J और I आवेशों का युग्म होगा। यानी कि इस समेशन में या इससे इस वाले एक्सप्रेशन में Q1 Q2 हो या Q2 Q1 हो, ये दोनों टर्म्स 2 बार रिपीट होंगी इस समेशन को लगाने से। इसलिए जितनी टर्म्स आई हैं उनको हमें हाफ से डिवाइड करना होगा, जिससे कि गणना में वह केवल एक बार ही सम्मिलित हो। इस प्रकार n आवेश के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी U इक्वल टू 1/2 समेशन J इक्वल टू 1 to n I इज नॉट इक्वल टू J K QI QJ ओवर RIJ। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अगर मान लो 2 आवेश है तो आप लिख दीजिए J इक्वल टू 1 to 2, और ये 2 को अपन को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये क्या आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R12 ये आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर 3 आवेशों का निकाय है तो फिर कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य होगा K Q1 Q2 ओवर R21
प्लस के Q2 Q3 ओवर R23 प्लस के Q3 Q1 ओवर R31। इसमें 18 टर्म आएंगी, क्योंकि दो आवेशों को लाने पर अपन को पहले आवेश को लेके आए तब कोई कार्य नहीं करना पड़ा, दूसरे आवेश को लेके आए तब प्रथम आवेश जो पहले से आ चुका है उसके कारण उत्पन्न विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जब तीसरे आवेश को लेके आएंगे तो पहले के कारण उत्पन्न विभव को भी काउंट करना पड़ेगा और दूसरे के कारण जो उत्पन्न विभव है उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, तो इसलिए वहां पे 2 टर्म आएंगी। तो पहले आवेश को लाने पर ये 1 टर्म आई और दूसरे आवेश को लेके मतलब दूसरे आवेश को लाए तब ये टर्म आई, और जब तीसरे आवेश को लेके आए तो ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म आएंगी। इस प्रकार हम टोटल स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन U इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R21 प्लस के Q2 Q3 ओवर R23 प्लस के Q3 Q1 ओवर R31 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम एक निकाय जो है 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए अपने पास चार्ज डिस्क्रीट ना हो, डिस्क्रीट की बजाय कंटिन्यूअस हो, तो कंटिन्यूअस चार्जेस के लिए अगर हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आवेश का जो निकाय है उसको अत्यंत लघु अल्पांशों में विभाजित करते हैं और सबका अध्यारोपण कर देते हैं, यानी सबको जोड़ देते हैं, उससे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो जाती है। यदि आवेश किसी आयतन में समान रूप से वितरित हो तो वो जो आवेश वितरण है वो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठ पर वितरित हो तो पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। रेखा पर वितरित हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो इनकी हम यहाँ पे जो आवेश ज्ञात करेंगे तो जो विभव पहले विद्युत क्षेत्र निकालें तो के मान लीजिए dq आवेश लिया हमने तो dq ओवर r स्क्वायर r कैप आ जाएगा, और r कैप को आप r वेक्टर ओवर r लिख सकते हैं, तो ये r क्यू हो जाएगा। और यहाँ जो dq है उसे हमें आवेश घनत्व किसी जिस प्रकार का आवेश घनत्व, अगर आयतन आवेश घनत्व आयतन है तो आयतन आवेश घनत्व रो आ जाएगा, और आयतन नहीं है अगर सरफेस है तो सिग्मा ds आ जाएगा। जिस तरह का आवेश हो उससे हम यहाँ पे dq का मान निकाल लेंगे और dq के मान को यहाँ पुट कर देंगे तो अपने पास जो E आएगा वो यह आएगा, ये विद्युत क्षेत्र होगा। और हम पहले ही जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र से ही प्रत्येक अल्पांश आयतन d टो को E स्क्वायर ओवर 8 पाई d टो मात्रा की ऊर्जा निर्दिष्ट कर जहाँ निर्दिष्ट करते हैं, और उस पर हम आकाश क्षेत्र का समाकलन कर इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आवेश अल्पांश प्रयुक्त करने होंगे, और आवेश अल्पांश जब प्रयुक्त करोगे तो आप या तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लोगे या सरफेस चार्ज डेंसिटी लोगे या लीनियर चार्ज डेंसिटी लोगे। सिर्फ इतना सा यहाँ अंतर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जब पूरे वॉल्यूम पे हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी जब रेखीय वितरण हो आवेश का तब यूज की जाती है। इस प्रकार हम n या n आवेश के निकाय को स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो वहां चार्ज को हम चार्ज डेंसिटी से रिप्लेस कर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।